यार ये दुनिया भी कितनी रंगीन है ना। तुम लोग अपनी छोटी छोटी आंखों से कौन कौन सी रंगीन वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो, मुझे सभी के बारे में पता है। ओए गलत मत समझना, मैं अपनी वीडियोस की बात कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरी वीडियोस छोड़ के और किसी की वीडियोस नहीं देखते हो यूट्यूब पे। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष वेंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी फिजिक्स का एक बहुत ही इजी पीजी सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला जो बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से एंड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखोगे देन इस चैप्टर से फुल मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स को याद कर लेना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो आज की वीडियो के लिए मैं बनाऊं तुम्हारा फिजिक्स भैया। तो चलो फिजिक्स का पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। तो यार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स का डिटेल में पोस्टमार्टम करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है द ह्यूमन आई, यानी कि हम लोगों को अपने आंखों के बारे में डिटेल में जानना है। सेकंड टॉपिक है तुम लोगों का डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी कि हम लोगों के विजन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसका सॉल्यूशन क्या है, करेक्शन क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है तुम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्शन कैसा होता है तुम लोगों का प्रिज्म में, उसके बारे में डिटेल में पोस्टमार्टम करना है। फोर्थ टॉपिक है तुम लोगों का डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, इसके बारे में पढ़ना है। फिफ्थ है तुम लोगों का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड सिक्स्थ टॉपिक है तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है द ह्यूमन आई। तो तुम्हारे स्क्रीन में सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा होगा। चलो इस टेम्पलेट को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तुम्हारा जो ह्यूमन आई है, यानी कि तुम्हारा जो आंख है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूबल और एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है पूरे बॉडी का। सेकंड पॉइंट में ये हम लोगों को बताया जाता है कि आंखों की हेल्प से हम लोग इस अमेजिंग वंडरफुल दुनिया को देख पाते हैं। कौन कौन से कलर हमारे आसपास है उन सारे कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। आगे हम लोगों को ये बताया गया कि अगर हम लोग अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, सपोज तुम लोग अपने आंखों को कुछ सेकंड के लिए बंद कर लो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स तुम लोग आसपास की कोई चीजें हैं तो उन्हें जान सकते हो कि तुम्हारे आसपास कौन से ऑब्जेक्ट है, उसके साउंड से, टेस्ट से, स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन उसका जो कौन सा कलर है, उस ऑब्जेक्ट का आखिर एग्जैक्टली कलर क्या है, इसे आइडेंटिफाई करना बंद आंखों से लगभग में इम्पॉसिबल है। तो हमारी बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन है ना, उनमें से हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है जिससे हम लोग इस अमेजिंग कलरफुल दुनिया को देख पाते हैं। पहला जो टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे बस रीड आउट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली से इंट्रोडक्शन है। आगे इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट करने वाली है, ध्यान से देखना। तुम्हारी स्क्रीन पे अब आई की इमेज दिख रहा होगा। ये जो आई का इमेज है, डायग्राम है, इसे अच्छे से गो थ्रू कर लेना, अच्छे से बनाना सीख लेना। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तुम्हारा जो आंखें है, इसमें जो मेन पार्ट्स कौन कौन से है उसे देख लो। तुम्हारा जो कॉर्निया है, इरिस है, प्यूपिल है, सिलियरी मसल्स है, आई लेंस है, रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है जो एरो से मार्क हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट्स है तुम्हारे आंखों के। तुम्हारे जो आई लेंसेज है, जिसकी इमेज तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, एरो से जो मार्क हो रहा है, ये एक ओवल शेप का होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका जो डायमीटर है ना वो 2.5 सेंटीमीटर है। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आगे क्या है वो देखते हैं। आगे तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे जो आंखों का फ्रंट पार्ट है ना, उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, जो एरो से मार्क हो रहा है। जो कॉर्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है और जो कॉर्निया है वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है। तुम लोग ये देख सकते हो कि आंखों के आगे जो निकला हुआ थोड़ा सा पार्ट है ना, उसे कॉर्निया कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा पार्ट है, हम लोगों के कॉर्निया के जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे हम लोगों का इरिस प्रेजेंट होता है। आइरिस एक फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन होता है जो हम लोगों को कॉर्निया के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, यानी कि ये फ्लैट
कलरफुल एक डायफ्राम होता है। क्लियर होगा। अब आगे हम लोगों का नेक्स्ट है, तुम लोगों के आइरिस के एकदम सेंटर में मिडिल में एक होल प्रेजेंट होता है छोटा सा, उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। तुम लोग देख सकते हो प्यूपिल का क्या काम होता है। प्यूपिल का ये काम होता है कि प्यूपिल के थ्रू ही तुम्हारा जो लाइट रे होता है वो आंखों के अंदर आता है। आइरिस का एक और इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये रेगुलेट करता है कि कितना तुम्हारा जो लाइट है, लाइट का रे है, वो आंखों के अंदर आएगा। बेसिकली तुम्हारा जो आइरिस है वही कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट तुम्हारे आंखों के अंदर जाएगा। जब तुम्हारा अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, सपोज तुम लोगों के आंखों के सामने कोई टॉर्च मार देगा अचानक, तो तुम्हारा जो इरिस है वो छोटा हो जाएगा एंड इससे जो है तुम्हारा जो लाइट है वो कम अमाउंट में इंटर करेगा। और जब लाइट रे की मात्रा थोड़ा कम होगा तो इरिस का जो साइज होगा, आइरिस का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, वो फैल जाएगा, जिससे ज्यादा लाइट तुम्हारे आंखों में एंटर करेगा। आई होप क्लियर होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो तुम्हारे आंखों के थोड़ा और अंदर में पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर तुम लोगों का क्रिस्टलाइन लेंस आता है, यानी कि तुम्हारे आंखों में भी एक लेंस प्रेजेंट होता है। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स? ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये सारे लाइट के रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। आई होप क्लियर होगा। तुम्हारे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल जो कि जेली और प्रोटीन से बना होता है। ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये अपनी फोकल लेंथ को भी चेंज करते रहता है। तुम्हारा जो आई लेंस होता है ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है एंड ये तुम लोगों का थिन और थिक बन सकता है, यानी कि पतला भी बन सकता है और मोटा भी हो सकता है, ताकि तुम्हारा जो लाइट रे हो ना वो एग्जैक्ट जगह पे कन्वर्ज करे एक पॉइंट पे। अब हम लोगों का आगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये है तुम लोगों का सिलियरी मसल। तुम्हारा जो सिलियरी मसल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये तुम लोगों के क्रिस्टलाइन लेंस से कनेक्टेड रहता है एंड उसकी थिकनेस को और थिननेस को मेंटेन करता है कि तुम्हारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कितना ज्यादा पतला होगा कि कितना ज्यादा मोटा होगा। आगे हम लोगों का एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी स्क्रीन पे जो मार्क हो रहा है इसे रेटिना बोलते हैं, यानी कि जिस स्क्रीन पे तुम्हारा जो इमेज बनता है ना वो रेटिना होता है, जो कि तुम लोगों के एकदम पीछे बनता है आई में। तुम्हारे आंखों में जो ब्लैक पार्ट होता है ना उसके जस्ट पीछे तुम्हारा रेटिना प्रेजेंट होता है। तुम्हारा जो रेटिना है ना वो एक डेडिकेट मेम्ब्रेन होता है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसे कोन्स एंड रॉड्स कहते हैं। एंड ये जो सेल होते हैं ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजते हैं तुम्हारे ब्रेन, जो कि ब्रेन इंटरप्रेट करके एक इमेज फॉर्म करता है। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा है। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये तुम्हारे आंखों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तुम लोगों के आंखों को इन्फ्लेटेड रखता है और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तुम्हारे आई लेंस और रेटिना के बीच में भी एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ये जो विट्रियस ह्यूमर होता है ना ये तुम्हारे आंखों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे तुम्हारे आंखें जो है वो अच्छे होते हैं। अब लास्ट में तुम्हारा जो ऑप्टिक नर्व मार्क हो रहा है ना ये तो करते क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो तुम्हारे आंखों से है ना वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो आई होप तुम लोगों को सारे पार्ट्स के बारे में समझ आ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के लिए कि कंफ्यूज रहते हो एंड कमेंट करते रहते हो कि भैया एक अच्छी बुक रिकमेंड कर दीजिए जिससे हम लोग अपनी बोर्ड्स एंड स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन बैंक को रिकमेंड करना चाहता हूं, जो तुम लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ढेर सारे क्वेश्चंस गिवन है। इसमें तुम लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न भी देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक को सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। एडिशनली तुम्हें इस बुक में ढेर सारे एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप आंसर, न्यूमेरिकल्स और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो तुम लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाएगी। क्विक रिवीजन के लिए तुम लोगों को हर चैप्टर के स्टार्ट में समरी नोट्स भी गिवन है, जिसे तुम लोग गो थ्रू करके अपने एग्जाम से थोड़ी देर पहले सभी चीजों को वापस से समझ सकते हो। उसके साथ साथ तुम लोग oswal.io जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड अपनी टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो तुम्हारे बुक्स की लिंक एंड मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए। अब
एक चीज करना क्या है तुम लोगों को कि मोटिवेशन मीटर के बारे में कमेंट में बताओ कि 10 आउट ऑफ तुम्हारा मोटिवेशन मीटर कितना है। 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए, तभी तुम लोगों को ये जो चैप्टर है वो समझ आएगा। तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं कि तुम लोगों का जो आंखें है वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं एंड इमेज कैसे फॉर्म होता है आंखों के थ्रू। तो यार सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि तुम लोग आखिर कोई भी चीजों को कैसे देख पाते हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले होता क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आता है तुम्हारे आंखों में एंड वो एंटर करता है कॉर्निया की हेल्प से। कॉर्निया की हेल्प से जैसे ही वो एंटर करता है तो लाइट की इंटेंसिटी को जो इरिस है वो ऑब्जर्व करता है, वो अच्छे से देख लेता है एंड अपने आप को रेगुलेट कर लेता है। फिर जो तुम्हारा होल होता है जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं, उसके थ्रू तुम्हारा जो लाइट रे है वो अंदर एंटर करता है। अब तुम्हारा जो लाइट रे है वो आंखों के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले आंखों के बीच में तुम्हारा कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है जो सारी रेज को कन्वर्ट कर देता है तुम्हारे रेटिना में, जो कि एक स्क्रीन होता है। ठीक है, रेटिना में अब जो लाइट रे है वो कन्वर्ज हो जाता है एंड वहां पे तुम्हारा जो इमेज है वो बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ये होती है कि तुम्हारा जो इमेज रेटिना में बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। हमारे रेटिना में एक चीज मैंने और बताया कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कोन्स और रॉड्स बोलते हैं। ये जो कोन्स और रॉड्स होते हैं ये तुरंत ही रेज को सेंस कर देते हैं, तुम्हारे लाइट को सेंस कर लेते हैं, कलर्स को सेंस कर लेते हैं एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू तुम्हारा ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन का एक काम ये होता है कि ये सिंपली से तुम्हारा जो उल्टा इमेज होता है, इन्वर्टेड इमेज जो रेटिना में फॉर्म होता है, उसे सीधा कर देता है एंड फिर तुम लोग कोई भी चीजों को देख पाते हो। आई होप तुम लोगों को सिंपल टाइप में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हारे स्क्रीन पे जो टेम्पलेट दिख रहा है ना, इसे याद कर लेना। एग्जाम में अगर वर्किंग पूछा जाए तो सेम टू सेम चिप के आ जाना, फुल मार्क्स कंफर्म्ड है। आगे एक और टॉपिक्स देख लेते हैं जिसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, जो कि है रॉड्स एंड कॉन्स। क्या होता है मैंने अभी उतना देर से तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। रॉड्स एंड कॉन्स तुम्हारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कोई भी लाइट के थ्रू। दो काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसे हम लोग रॉड्स और कॉन्स बोलते हैं। ठीक है, रॉड्स क्या होता है, रॉड्स तुम्हारे रॉड शेप्ड सेल होते हैं तुम्हारे जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं एंड ये डिम लाइट को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कॉन्स क्या होता है, कॉन्स तुम्हारा कोन शेप्ड सेल होते हैं जो कि तुम्हारा रेटिना में प्रेजेंट होते हैं एंड ये तुम्हारे ब्राइट लाइट यानी कि हेवी लाइट को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तुम्हारा जो कोन्स है ये तुम्हारे डिम लाइट पे फंक्शन नहीं करता है, याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि सेकंड टॉपिक जो कि है अकोमोडेशन ऑफ आईज। तो तुम्हारे स्क्रीन पे अब टेम्पलेट आ गया होगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो आई लेंस है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ रहता है। ठीक है, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल, यानी कि जो मैंने सिलियरी मसल बताया था ना, उससे जो है कर्वेचर तुम लोगों का जो है मैनेज हो पाता है आंखों के द्वारा। होता क्या कि तुम्हारा जो सिलियरी मसल है वो तुम्हारे लेंसेज को कंट्रोल करता है कि वो उसे थिन बनाता है, कभी थिक बनाता है तुम्हारे नीड्स के अकॉर्डिंग। तुम्हारा जो सिलियरी मसल है वो जैसे ही रिलैक्स करता है ना, वैसे ही तुम्हारा जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, यानी कि पतला होता है, जिससे तुम्हारा जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे तुम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट आराम से देख पाते हो। आगे हम लोगों को ये लिखा हुआ है कि जब भी तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पास से देखते हो ना, तुम्हारा जो सिलियरी मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे तुम्हारा जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तुम्हारा जो सिलियरी मसल है ना वो जैसे ही तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही तुम्हारा जो लेंसेज होंगे वो थिक हो जाएंगे, यानी कि मोटा हो जाएगा, जिससे तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को, पास के ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाते हो, क्योंकि कर्वेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तुम्हारे आंखों का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसा एबिलिटी तुम्हारे आंखों का जो एडजस्ट करता है तुम्हारी फोकल लेंथ को, इसे हम लोग अकोमोडेशन कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये है कि तुम्हारा जो फोकल लेंथ है आंखों का वो एक सर्टेन लिमिट से नीचे डिक्रीज नहीं हो सकता है, यानी कि एक मिनिमम लिमिट होता है तुम्हारी फोकल लेंथ का, उससे कम तुम्हारे आंखों का फोकल लेंथ नहीं हो सकता है। इसका एक एग्जांपल दूं तो तुम लोग कोई भी पेज लो, कोई भी बुक लो एंड उसे अपने क्लोज लाओ। अभी करेंटली तुम लोग कोई भी बुक उठाओ एंड ये जो एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं उसे करके देखो। सिंपली तुम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बुक उठाओ, उसे अपने आंखों
आंखों के धीरे धीरे पास लाओ एंड उसे अच्छे से देखते रहना, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर के जैसे ही तुम लोग क्लोज लाते जाओगे ना एक बुक को, तो होगा क्या, तुम्हारा जो विजन है ना वो ब्लर हो जाएगा। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि तुम्हारा जो नियर पॉइंट है कोई भी आंखों का वो 25 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कोई भी ऑब्जेक्ट को पास लाओगे ना तो वो तुम्हारा ब्लर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख पाते बिना स्ट्रेन का, बिना कोई दिक्कत परेशानी का, इसे हम लोग लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे नियर पॉइंट ऑफ द आई कह सकते हैं। कोई भी नॉर्मल आंखों का, यानी कि कोई भी इंसान जिसका आंखें ठीक है, जो यंग आदमी है, उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है एंड फार पॉइंट यानी कि एकदम लंबा डिस्टेंस जितना तक वो देख पाता है उसे फार पॉइंट बोलते हैं। एंड कोई भी नॉर्मल आई का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, यानी कि इनफिनाइट डिस्टेंस तक वो क्लियरली देख सकता है। अगर एक एग्जांपल दूं तो ऐसे व्यक्ति को ले जाओ जिसकी दूर की विजन थोड़ा ब्लर होता है, जिसके आंखों में चश्मा लगा हुआ है, एंड खुद जाओ अब रात के टाइम पे उसे छत पे ले जाओ और तुम देखो चांद और तारों को, और उसे भी चांद और तारों को देखने बोलो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि तुम्हारा जो आंखें है वो क्लियरली देख पाएगा, लेकिन बिना चश्मे का तुम्हारा जो दोस्त होगा उसे जो तारा है एंड चांद है वो क्लियरली नहीं देख पाएगा, ब्लड विजन में देख पाएगा, क्योंकि तो उसका जो आंखों का एबिलिटी होता है ना वो लिमिट हो जाता है, यानी कि इनफिनाइट जो उसका डिस्टेंस होता है देखने का वो लिमिट होके आगे आता है एक सर्टेन पॉइंट तक, जिससे वो इनफिनाइट दूरी तक कोई भी चीज को नहीं देख पाता है। लास्ट पॉइंट हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ओल्ड एज में होता क्या कि कभी कभी क्रिस्टलाइन लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो तुम्हारी आंखों में प्रेजेंट होता है ना वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। आंखों में व्हाइट व्हाइट एक परत जम जाता है जिसे हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। तुम लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा कहीं पे, या फिर किसी भी बूढ़े आदमी को देखा होगा कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाते हुए। तो इसमें होता क्या है कि तुम लोगों का जो ओल्ड एज में कोई भी इंसान को कैटरैक्ट होता है तो उसका विजन जो है वो कम होता है, यानी कि देखने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर उसका जो विजन है वो कंप्लीटली लॉस भी हो सकता है। इसे ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? इसे तुम लोग कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू अच्छे से क्योर कर सकते हो। तो आई होप तुम लोगों को यहां तक का टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए होगे देन सब्सक्राइब जरूर करना। पता नहीं इस वीडियो में भी व्यूज आएगा कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा लगभग में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सारे टेम्पलेट्स को याद कर लेना। जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ रीजंस के कारण हम लोगों का जो आंखें हैं वो अपनी पावर को ग्रेजुअली लूज करने लगते हैं। तो होता क्या है इससे कि कोई भी चीजों को तुम लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। कभी कभी तुम लोगों को दूर का विजन थोड़ा ब्लर दिखने लगता है एंड कुछ ह्यूमंस को पास का चीजें थोड़ा ब्लरी दिखने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम लोगों की आंखों में डिफेक्ट आ जाता है। बेसिकली डिफेक्ट तीन टाइप्स के होते हैं जो ह्यूमन की आंखों में पाया जाता है। पहला होता है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। सेकेंड है तुम लोगों का हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस कहा जाता है। थर्ड है तुम लोगों का प्रेसबायोपिया। आई होप क्लियर होगा। ये जो डिफेक्ट्स है ये करेक्ट किया जाता है अलग अलग चीजों से, यानी कि अलग अलग स्फेरिकल लेंसेज की हेल्प से हमारा ये जो डिफेक्ट्स है ना इसे क्योर किया जा सकता है, यानी कि ठीक किया जा सकता है। तो यार अगर तुम लोगों का टारगेट तुम्हारे बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का है इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी में, तो तुम लोग हमारी ब्रदर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में हम लोग डेप्थ में हर चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाले, इवन तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे, जिससे तुम लोग 1-on-1 हम लोगों से बात करके अपने क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश के तुम लोगों को बहुत ही अच्छे नोट्स भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तुम लोगों का ये जो कोर्स है वो एजुकेशनल भैया ऐप पे अवेलेबल है। जाओ क्लास 10 के नाम से रजिस्टर करो, अपना सही नंबर डालो एंड कोर्स को परचेज कर लो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब चलो हम लोग पहले डिफेक्ट दैट इज मायोपिया का पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, तो इसके बारे में पहले डिटेल्स जान लेते हैं। कोई भी पर्सन जो मायोपिया से फेस कर रहा है, जो मायोपिया को फेस कर रहा है, उसे नियर बाय ऑब्जेक्ट यानी कि पास का ऑब्जेक्ट तो एकदम क्लियरली दिखेगा, बट दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखने लगता है। एंड ये मोस्टली स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। उनका जो पावर होता है आंखों का, लेंसेज का, वो कम हो जाता है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुम लोग देखते होगे कि क्लास में बैठे रहते हैं एंड वो अगर लास्ट बेंच में बैठे रहते हैं तो उन्हें बोर्ड क्लियरली नहीं दिखता है। तो इन सारे स्टूडेंट्स को, इन सारे बच्चों को मायोपिया फेस करना पड़ता है, यानी कि वो मायोपिया डिफेक्ट से सफर कर रहे होते हैं। कोई भी पर्सन जो मायोपिया से सफर कर रहा होता है उसका जो फार पॉइंट है ना वो इन्फिनिटी से आगे आ जाता है। तो अब हम लोगों का सेकंड क्या चीज है, हम लोगों का सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है वो देख लेते हैं। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, यानी कि ऐसे पर्सन कुछ फ्यू मीटर्स तक ही क्लियरली देख पाते हैं। ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। इसके कॉजेस क्या है, यानी कि इससे ये होता कैसे वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। करेक्शन क्या है वो भी आगे देखेंगे, कॉजेस देख लेते हैं। सबसे पहला कॉज है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, याद कर लेना, यानी कि बहुत ज्यादा तुम्हारे आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। सेकंड है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तुम्हारा जो आई बॉल है ना उसका इलोंगेशन हो जाता है, यानी कि वो ज्यादा फैल जाता है। तो ये दो कॉजेस के चलते तुम्हारा जो मायोपिया डिफेक्ट है वो अकर होता है। अब इसका करेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तुम लोग कॉन्केव लेंस विद सुटेबल पावर को पहनोगे, तुम लोग जो चश्मा पहनते हो ना तो वो कॉन्केव लेंस से बना रहता है। जिन्हें दूर का चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है, ब्लर होता है, वो ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें कॉन्केव लेंसेज रहता है सुटेबल पावर के साथ, एंड उससे उनका जो डिफेक्ट है वो क्योर हो जाता है। लास्ट पॉइंट हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन उन लोगों का होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा फॉर्म होता है, यानी कि आंखों के अंदर जो इमेज फॉर्म होता है ना वो रेटिना के आगे फॉर्म होने लगता है। तो ये तुम लोगों का इमेज फॉर्मेशन आंखों में होता है। आगे फिगर की हेल्प से समझते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, इसमें तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि तुम्हारा जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी पे है, लेकिन ऐसा पर्सन जो मायोपिया से सफर कर रहा है उसका फार पॉइंट आगे आ जाता है एंड उसका जो इमेज है वो आंखों के अंदर रेटिना से आगे बनने लगता है। तो इसके कारण वो मायोपिया से सफर करता है। एंड जैसे ही हम लोग कॉन्केव लेंसेज अपने आंखों के सामने रखेंगे तो ये जो हम लोगों का डिफेक्ट है ये करेक्ट हो जाएगा एंड तुम लोगों का जो इमेज है वो वापस से रेटिना में फॉर्म होने लगता है। तुम लोग इमेज से अच्छे से देख सकते हो एंड ये सारी इमेज बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। सारी चीजें जो टेम्पलेट में उसे भी याद कर लेना, एकदम लाइन बाय लाइन जैसे मैंने बताया है उसे याद कर लेना एंड इमेज भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिफेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें होता क्या कि कोई भी पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है उसको पास का जो चीज है ना वो ब्लर दिखने लगता है। क्लियर है, समझ रहे होगे। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि ऐसा पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है उसे दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है बट पास का ऑब्जेक्ट ब्लर दिखने लगता है। ऐसे पर्सन का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से और दूर चला जाता है। अब हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। कोई भी पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर करता है उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है तभी वो क्लियरली देख पाते हैं। अब सेकंड हम लोग कॉजेस देख लेते हैं कि कैसे ये कॉज होता है, कैसे ये अकर होता है कोई भी आंखों में। पहला कॉज है फोकल लेंथ जो है आंखों का, लेंसेज का, वो बड़ा हो जाता है जिसके कारण ये होता है। सेकंड तुम लोगों का है आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है, इसलिए तुम लोगों का जो हाइपरमेट्रोपिया वो अकर होता है। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं करेक्शन। करेक्शन क्या होता है? फोर्थ हम लोगों का करेक्शन, ये कैसे ठीक हो सकता है? इसे हम लोग ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं एक एप्रोप्रिएट पावर के थ्रू, जिससे तुम लोगों का ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ये क्योर हो जाता है। क्लियर है? इमेज फॉर्मेशन कहां होता है? तुम्हारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है आंखों के अंदर वो रेटिना के बहुत बाहर बनने लगता है, इसलिए ये जो हम लोगों का हाइपरमेट्रोपिया है इसमें तुम लोगों का पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है। इमेज के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इमेज दिख रहा होगा, तुम लोगों का जो फार पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया से जो सफर करते हैं उनका जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना जो होता है, जो हम लोगों का स्क्रीन है रेटिना, उससे बहुत बाहर बनने लगता है। स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड जैसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो वापस से तुम लोगों का जो इमेज है वो रेटिना में फॉर्म होने लगता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम को। बढ़ते हम लोग तीसरे डिफेक्ट की तरफ जो कि है प्रेस बायोपिया। उससे पहले यार पिछले बार का जो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में मैंने बताया उसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं। हाइपरमेट्रोपिया उन लोगों को होता है जिनका एज जो है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि बूढ़े लोगों को जनरली हाइपरमेट्रोपिया से सफर करना पड़ता है। ये चीज याद रखना। अब हम लोगों का है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में होता क्या है कि कोई भी पर्सन का जो एज है वो जब बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, कोई भी पर्सन बूढ़ा हो जाता है, तब प्रेस बायोपिया से सफर करता है। इसमें होता क्या है
कि कोई भी जो पर्सन है उसे दूर का भी ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख पाता है एंड पास का भी अच्छे से नहीं दिख पाता है। तो इससे क्या कॉजेस क्या वो देख लेते हैं। ये जनरली अराइज करता है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, यानी कि सिलियरी मसल जो होता है ना वो तुम्हारा बहुत वीक हो जाता है, इसलिए बूढ़े व्यक्ति को प्रेसबायोपिया से सफर करना पड़ता है। सेकेंड है तुम लोगों का डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी कि तुम्हारा जो आई लेंस है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देता है। अब इसका करेक्शन देख लेते हैं। जो भी पर्सन जो है प्रेसबायोपिया से सफर करता है उन्हें बाइफोकल ग्लासेस का यूज करना पड़ता है। बाइफोकल ग्लासेस में होता क्या है कि तुम लोगों का बाइफोकल ग्लासेस जो है कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का बना हुआ रहता है। अपर पोर्शन जो है वो कॉनकेव लेंस से बना रहता है और नीचे का जो पोर्शन है ग्लासेस का वो कॉन्वेक्स लेंसेज से बना रहता है, जिससे कोई भी जो पर्सन है बूढ़ा व्यक्ति है वो आराम से दूर का भी ऑब्जेक्ट और पास का भी ऑब्जेक्ट देख पाता है। तो इसी के साथ हम लोगों का सेकंड टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। बढ़ते हम लोग तीसरे टॉपिक के तरफ जो कि है तुम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब एक फिगर दिख रहा होगा जो कि प्रिज्म का एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छे से समझना कि हो क्या रहा है एंड मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं। सबसे पहले तो तुम लोग देख सकते हो पी जो एक लाइन है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कह सकते हैं, यानी कि रे ऑफ लाइट कह सकते हैं, जो तुम्हारे प्रिज्म के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो तुम्हारे पीई है जो कि रे ऑफ लाइट है वो पहले एयर में था जो कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, एंड जैसे ही पीई दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो कि प्रिज्म है उसके अंदर एंटर करेगा तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो। लाइट के कॉन्सेप्ट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुरंत ही रिफ्रैक्शन होता है एंड तुम लोगों का जो लाइट है वो बेंड करता है टुवर्ड नॉर्मल। तुम लोगों को याद होगा लाइट के चैप्टर में पढ़ा होगा, तो तुम लोगों का जो लाइट रे होता है वो तुरंत ही नॉर्मल की थ्रू बेंड हो जाता है एंड स्ट्रेट चलने लगता है। उसके बाद तुम्हारा जो ईएफ है वो रिफ्रैक्टेड रे है एंड लास्ट में तुम्हारा जो फिर से होता क्या है कि तुम्हारा जो प्रिज्म है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एंड तुम्हारा जो हवा है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो जैसे ही तुम्हारा जो लाइट रे है वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर में निकलता है तो होता क्या है कि तुम्हारा जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो नॉर्मल से अवे भागता है, इसलिए तुम्हारा जो एफएस है वो तुम लोगों का इमर्जेंट रे है जो कि नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो इस प्रिज्म में तुम लोग देख सकते हो कि डायग्राम में 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्लियरली देख सकते हो 2 बार तुम्हारा जो लाइट रे है वो बेंड हो रहा है, क्लियर है। अब तुम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ऐसा एंगल जहां पे तुम लोगों का रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, जहां पे तुम लोगों का एंगल आई लिखा हुआ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का होता है ऐसा एंगल जहां पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और ऐसा एंगल जहां पे तुम लोगों का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो निकलता है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। यानी कि तुम्हारा रे ऑफ लाइट वहां से इमर्ज कर रहा है, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे तुम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन है। यानी कि अगर प्रिज्म नहीं रहता तो तुम्हारा जो लाइट ऑफ रे है वो डॉटेड लाइन से स्ट्रेट निकल जाता एंड तुम लोगों का जो इमर्जेंट रे है उसे पीछे तुम लोग खींचोगे तो तुम लोगों का एक एंगल बनेगा डी, जो कि मार्क हो रहा होगा स्क्रीन पे एरो की हेल्प से, वो तुम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन है। सारा का तुम लोगों को डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रहा है, याद कर लेना, मैंने फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फोर्थ टॉपिक, जो कि है तुम लोगों का डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। उससे पहले जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसका टेम्पलेट भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे याद कर लेना। बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक को एंड इसमें बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम लोगों के पहले पॉइंट में ये हम लोगों को बताया जा रहा है कि 1665 में न्यूटन चचा ने ये डिस्कवर किया कि जो सनलाइट है जब भी वो प्रिज्म के थ्रू पास होके बाहर निकलता है तो वो बैंड ऑफ 7 कलर में फॉर्म होता है। यानी कि तुम्हारा जो व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट है ना उसमें बैंड ऑफ 7 कलर मिक्स्ड रहते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि न्यूटन फाउंड दैट इफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी कि बीम ऑफ सनलाइट व्हाइट लाइट जब एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास होता है तो तुम लोग जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाता है अलग अलग 7 कलर्स में और वो एक व्हाइट स्क्रीन में क्लियरली विजिबल होता है। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर है इसे विबग्योर से तुम लोग डिनोट कर सकते हो, ठीक है।
है। विबग्योर में तुम्हारा वी जो है वो वॉयलेट को डिनोट करता है, आई इंडिगो को, बी ब्लू को, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। क्लियर है। आगे आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि बैंड ऑफ 7 कलर जब फॉर्म होता है व्हाइट स्क्रीन पे, जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास होता है ग्लास प्रिज्म से, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तुम लोगों का स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर, इसे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। तुम लोगों का लास्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इसलिए होता है, यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग बैंड ऑफ 7 कलर में इसलिए टूटता है क्योंकि जो तुम लोगों का अलग अलग कलर होता है वो अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करता है ग्लास प्रिज्म के अंदर। तो जितने भी पॉइंट्स तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा ग्लास प्रिज्म का कि कैसे तुम लोगों का व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म के अंदर घुस रहा है। उसके बाद हो क्या रहा है कि तुम्हारा जो व्हाइट लाइट है वो बैंड ऑफ 7 कलर्स में टूट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अलग अलग कलर्स है वो अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करते हैं ग्लास प्रिज्म में। तो तुम लोग आराम से विबग्योर नाम से ये सारे कलर्स को याद कर सकते हो। नीचे से ऊपर बस विबग्योर लिखना, VIBGYOR, एंड तुम लोगों को सारे कलर्स का नाम याद हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है तुम लोगों का रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें क्या है, ये इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि आइजैक न्यूटन पहले थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म के हेल्प से स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को ऑब्टेन किया था। सेकंड में हम लोगों को पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। यानी कि उन्होंने फिर से ट्राई किया कि जो हम लोगों का कलर होता है स्पेक्ट्रम से जो निकलता है वो अगर हम लोग दूसरे ग्लास प्रिज्म को सामने रखेंगे तो होगा क्या। तो जब वो ऐसा करते हैं तो होता क्या कि उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। जब वो दो प्रिज्म को एक ही साथ एक डायरेक्शन में एक पोजीशन में रखते हैं तो उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलता। बट वो जब सेकेंड प्रिज्म को इन्वर्टेड करके रखते हैं तो इन्हें एक और ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है वो देखो। होता क्या कि तुम्हारी स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है। सबसे पहले तुम्हारा जो एक ग्लास प्रिज्म है उसमें व्हाइट लाइट एंटर करता है तो वो बैंड ऑफ 7 कलर में स्प्लिट हो रहा है। क्लियरली तुम लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया। जब सेम ग्लास प्रिज्म को उल्टा हम लोग रख देते हैं एंड फिर उसमें जब तुम लोगों का बैंड ऑफ 7 कलर फिर से एंटर करता है तो उसमें फिर से रिफ्रैक्शन होता है एंड जो फाइनल तुम्हारा रे निकलता है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर वो व्हाइट लाइट निकलता है। वो तुम लोग क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोगों का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इमेज तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट इमेज है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हो क्या रहा है उसे अच्छे से समझो। सबसे पहले जो व्हाइट लाइट है यानी कि जो हमारी जो सनलाइट है, वाटर ड्रॉपलेट में जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ता है वैसे ही सबसे पहले तुम लोगों का डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, यानी कि तुम्हारा जो व्हाइट लाइट है वो बैंड ऑफ 7 कलर्स में टूटता है एंड फिर तुम्हारे ड्रॉपलेट के जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो तुम लोग देख सकते हो एरो से मार्क हो रहा है, वहां पे तुम लोगों का रिफ्लेक्शन होता है व्हाइट लाइट का। रिफ्लेक्ट होके वापस से ड्रॉपलेट से बाहर तुम लोगों का व्हाइट लाइट आने लगता है, बैंड ऑफ 7 कलर आने लगता है। बैंड ऑफ 7 कलर जैसे ही वापस से बाहर निकलने लगता है वैसे ही तुम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिससे तुम लोगों का जो बैंड ऑफ 7 कलर है वो रिफ्रैक्ट होके तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलता है, जिससे तुम लोगों का रेनबो का फॉर्मेशन होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, रेनबो हमेशा तुम्हारे सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, क्योंकि तुम्हारा जो व्हाइट लाइट है वो अपोजिट डायरेक्शन से पड़ेगा वाटर ड्रॉपलेट में, तभी रेनबो का फॉर्मेशन होगा। आई होप ये चीज क्लियर है। पॉइंट में तुम लोगों को सारी चीजें टेम्पलेट में मेंशन है, सारी चीजों को याद कर लेना। यही सेम टू सेम चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में। चलो अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है तुम लोगों का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यार सबसे पहले ये जान लो तुम लोग कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें अलग अलग एयर्स की लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ लेयर्स में तुम लोगों का हॉट एयर प्रेजेंट होता है, कुछ में कोल्ड एयर प्रेजेंट होता है। तुम्हारे जो कूल एयर है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह काम करती है और तुम्हारा जो हॉट एयर है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरह काम करती है कोई भी लाइट के लिए।
तो इस तरह तुम लोग कह सकते हो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज प्रेजेंट होती है, और जब लाइट इन ऑप्टिकल डेंसिटीज से पास होकर हमारे आंखों तक आती है तब रिफ्रैक्शन होता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे तुम लोग अच्छे से इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि refraction of light caused by Earth's atmosphere having air layer of different optical densities is called atmospheric refraction। तो तुम लोगों के स्क्रीन पे अब एक डायग्राम दिख रहा है जो है तुम लोगों का एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, यानी कि होता क्या है इसे अच्छे से समझो। तुम्हारे जो स्टार्स है ना वो हम लोगों से बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं, एंड स्टार से जो लाइट हम लोगों के अर्थ पे ट्रैवल करके आता है वो जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो लाइट हम लोगों के पास आता है ना, एटमॉस्फेयर में पड़ते ही तुम्हारा जो स्टार का लाइट होता है वो तुरंत ही रिफ्रैक्ट करने लगता है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर रेयरर होने लगता है। जिससे होता क्या है कि हम लोगों को एपरेंट पोजीशन, यानी कि हम लोगों को स्टार्स का पोजीशन सही से नहीं दिख पाता है। अगर स्टार्स इस जगह पे है तो हम लोगों को स्टार कुछ दूर बाद दिखेगा। तो इसी फेनोमेना को एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कहते हैं, जिसमें हम लोगों को स्टार का पोजीशन गलत दिखता है। तो अब चलो हम लोग हमारे अर्थ में होने वाले दो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के दो इंटरेस्टिंग फेनोमेना को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है तुम लोगों का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सेकंड है तुम लोगों का एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई स्टार्स ट्विंकल, यानी कि स्टार आखिर क्यों ट्विंकल करते हैं। मेरे पोपलूस, तुम लोगों को पता है कि कभी भी तुम लोग एस्ट्रोनॉट बन के अर्थ से बाहर जाओगे और स्टार्स को देखोगे तो स्टार्स तुम लोगों को कभी भी ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि रियलिटी ये है कि स्टार्स कभी ट्विंकल करते ही नहीं है, यानी कि वो जगमगाते नहीं है। ये तो हम लोगों का एक भ्रम कह सकते हो कि हम लोगों को स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, और ये भ्रम का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होता क्या कि स्टार से जो लाइट आता है, जो हैवी लाइट आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो लगातार रिफ्रैक्ट होता है ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, जिसके कारण हम लोगों का जो स्टार है वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखता है। सेम चीज लिख देना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो अब हम लोगों का सेकंड टॉपिक है एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, यानी कि तुम लोगों का जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले ही दिखता है, और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक तुम लोगों को जो सन है वो दिखते रहता है। इसका भी कारण तुम लोगों का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। जब सन हमारे हॉरिजन के नीचे रहता है, अब हॉरिजन क्या होता है, हॉरिजन एक स्ट्रेट लाइन होता है जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो जब सन जो है हॉरिजन के नीचे होते हैं और उसका जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण हम लोगों का जो सन है वो 2 मिनट पहले ही हम लोगों को दिखने लगता है। क्लियर है। अब सनसेट में होता क्या कि तुम लोगों का जो सन है वो जब सनसेट में नीचे आ जाता है तो होता क्या कि हॉरिजन के नीचे जैसे ही सनसेट में आता है सन, वैसे ही तो भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होते रहता है, जिससे हम लोगों को 2 मिनट तक सनसेट एक्स्ट्रा दिखता है, यानी कि सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हम लोगों को सन दिखते रहता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, दैट इज 6th टॉपिक की तरफ, जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हम लोगों को हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखता है और हमारा जो सन है वो रेड दिखता है। इन सारे फेनोमेना को हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो वाटर ड्रॉपलेट का हो, चाहे वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो। तो जब एक बीम ऑफ लाइट इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो हम लोगों का जो लाइट का पाथ होता है वो साफ साफ दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर में डस्ट पार्टिकल होता है वो लाइट से टकरा के उसका जो रास्ता है वो क्लियरली दिखाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को स्कैटर करने लगते हैं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हम लोगों को बीम ऑफ लाइट दिखता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ एक चीज याद रखना कि स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है वो स्कैटरिंग पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। जब पार्टिकल बहुत ज्यादा फाइन होते हैं तो हम लोगों को मेनली ब्लू कलर दिखता है, जिसका वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम होता है। वहीं अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो हम लोगों का जो कलर है वो रेड कलर स्कैटर होता है, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है।
तो अब चलो हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा फर्स्ट फेनोमेना ये है कि हम लोगों का जो स्काई है वो ब्लू आखिर क्यों दिखता है, और सेकंड फेनोमेना ये है कि हम लोगों का शाम के टाइम पे जो हम लोगों का जो पूरा स्काई होता है वो रेड कलर का क्यों दिखने लगता है। तो पहले फेनोमेना को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। होता क्या है कि दिन के टाइम पे जो सनलाइट होता है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करता है वैसे ही होता क्या है कि हमारा जो सनलाइट है वो बैंड ऑफ 7 कलर से बना रहता है, यानी कि विबग्योर से बना हुआ रहता है, जिसमें हम लोगों का जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो ड्यू टू जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वेवलेंथ कम होने के कारण वो पूरे आसमान में पूरे जो हम लोगों का स्काई है उसमें फैल जाता है, और इसलिए हम लोगों को पूरा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। और हम लोगों के ज्यादा वेवलेंथ के जो कलर्स है जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे ज्यादा हम लोगों का स्कैटर नहीं कर पाता है क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अब चलो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को शाम के टाइम पे जो स्काई है वो रेड कलर का क्यों दिखता है। तो होता क्या कि जो हम लोगों का सन होता है शाम के टाइम पे हॉरिजन पे होता है, सनसेट के टाइम पे हॉरिजन पे होता है, सनराइज के टाइम पे भी हॉरिजन पे होता है, जो कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है जब सन अर्थ से होता है, यानी कि अर्थ और सन का डिस्टेंस इस टाइम पे लॉन्गेस्ट होता है। तो इस समय होता क्या है कि जैसे ही सनलाइट हम लोगों के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस होता क्या है कि हम लोगों के कम वेवलेंथ के जो कलर्स है जैसे कि वायलेट, ब्लू, ये सारे के वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसलिए ये जो हम लोगों के कलर्स होते हैं ये हम लोगों के आंखों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा दूर होता है। और इसी का उल्टा तुम लोगों के रेड, येलो, ग्रीन का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण हम लोगों को शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे पूरा जो स्काई है वो रेड कलर का दिखता है क्योंकि वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तुम लोगों के स्क्रीन पे जितने भी टेम्पलेट आ रहे हैं ना इन्हें केवल याद कर लेना, सेम टू सेम एग्जाम में लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ तुम लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां मैं तुरंत ही नोट्स भेज दूंगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आंसर चाहिए होते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके साथ साथ तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।